मंजू वर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर, गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज सीकर। एमए प्रीवियस फर्स्ट पेपर टॉइनबी के इतिहास दर्शन की विशेषताएं। आधुनिक इतिहास के महान विचारक टॉइनबी का जन्म 1879 में लंदन में हुआ था। इनका परिवार बड़ा सुसंस्कृत और समृद्ध था। इनके पिता हैरी वाल्पी और माता इन्हें रात्रि में सुलाते समय ब्रिटेन का इतिहास सुनाया करती थी। इस प्रकार ब्रिटेन में सीजर के आगमन से वाटरलू के युद्ध तक का इतिहास इन्होंने बाल्यावस्था में ही मन पटल पर अंकित कर लिया था। टॉइनबी ने पहले विंचेस्टर और फिर बेलियोल के विद्यालय में यूनानी और लातिन साहित्य को पुराने ढंग से शिक्षा प्राप्त की। 1896 से 1911 तक उन्होंने निरंतर प्राचीन यूनानी रोमन संस्कृति और इतिहास के अवगाहन किया, जिससे उन्हें इस तथ्य का साक्षात्कार हुआ कि वर्तमान संस्कृति के अतिरिक्त विश्व में अनेक संस्कृतियां रही हैं जो उत्पत्ति, विकास व क्षय के व्रत को पूरा कर चुकी हैं। 1911 में अपनी शिक्षा समाप्त कर टॉइनबी 1 वर्ष के लिए अंग्रेजी पुरातत्व विद्यालयों की ओर से रोम और एथेंस की पुरातत्व सामग्री के अध्ययन हेतु यूनान गए। 1912 में इंग्लैंड वापस आकर वे बेलियोल में अध्यापक हो गए। 1915 में टॉइनबी विदेश मंत्रालय के राजनीतिक अनुसंधान विभाग के तुर्की मामलों पर अध्ययन के लिए नियुक्त हुए। 1919 में पेरिस संधि सम्मेलन में अंग्रेजी शिष्टमंडल की विदेश शाखा के तुर्की विभाग के सचिव के रूप में उन्होंने महत्वपूर्ण कार्य किया। टॉइनबी ने अनेक बार विश्व भ्रमण किया। उनके नेत्रों ने इतिहास के पराभव व वैभव के अनेक चित्र देखे। इसी कारण उन्होंने अनेक भाषाओं का अध्ययन किया। टॉइनबी की प्रमुख कृति ए स्टडी ऑफ हिस्ट्री, जो इतिहास का विश्वकोश है। नेक्स्ट है टॉइनबी की प्रमुख कृतियाँ, उनकी प्रमुख रचनाएं। फर्स्ट है द ग्रीक हिस्टोरिकल थॉट एंड सेकंड एन हिस्टोरियन अप्रोच ऑफ रिलीजियन एंड थर्ड ए जर्नी ऑफ चाइना 1930, फोर्थ वार एंड सिविलाइजेशन एंड फिफ्थ लास्ट सिविलाइजेशन ऑन ट्रायल। टॉइनबी के इतिहास दर्शन की मुख्य विशेषताएं। इसमें पहला है सभ्यताओं का कर्म। टॉइनबी के युग की प्रमुख घटना राष्ट्रीय राज्य की भावना का उच्छेद और उसके स्थान पर विस्तृत संघों का उदय होना है। पश्चिमी यूरोप को 19वीं शताब्दी में भाषा, जाति, धर्म, संस्कृति, भूगोल आदि की एकता पर आधारित राष्ट्रों को राजनीतिक इकाई मान लिया था। प्रथम विश्व युद्ध ने प्रगति के सिद्धांत को समाप्त कर दिया था। उस युग की प्रवृत्ति निराशावादी थी और टॉइनबी ने भी नव स्पेंगलरवादियों की तरह अपने कार्य का प्रारंभ कर एक निराशाजनक दृष्टि से किया। वास्तव में ये कहा जा सकता है कि यदि द्वितीय विश्व युद्ध न होता तो टॉइनबी एक नव स्पेंगलरवादी ही रह जाता। द्वितीय विश्व युद्ध ने उसे निराशावादी न बनाकर उसके मस्तिष्क पर पूरा प्रभाव डाला। युद्ध के बाद राष्ट्रीय राज्यों की व्यवस्था नितांत अस्त-व्यस्त हो गई थी। इसी वातावरण में टॉइनबी ने इतिहास की इकाई राष्ट्र को न मानकर एक अधिक विस्तृत क्षेत्र को माना है और उसका नाम सभ्यता रखा है। टॉइनबी ने सिविलाइजेशन और ट्रायल में लिखा है कि सभ्यता से मेरा अभिप्राय ऐतिहासिक अध्ययन का वह लघुतम भाग है जिस पर अपने देश के इतिहास को
समझने की चेष्टा करते समय मनुष्य की दृष्टि पहुंचती है। टॉयनबी ने वर्तमान जगत को 5 सभ्यताओं में विभक्त किया है। पहली सभ्यता है पश्चिमी यूरोप, दूसरी सभ्यता पूर्वी यूरोप, तीसरी इस्लाम, चौथी भारत और लास्ट 5वीं है सुदूर पूर्वी जगत। यद्यपि विस्तृत रूप से टॉयनबी ने 29 सभ्यताओं का वर्णन किया है। टॉयनबी ने स्पेंगलर की तरह सभ्यताओं की विशेषताओं का निर्णय करने की चेष्टा की है, किंतु केवल 3 संस्कृतियों की विशेषता ही निश्चित कर पाए हैं। पहले है यूनानी सभ्यता ही प्रधान है, दूसरी भारतीय सभ्यता धर्म प्रधान है और तीसरी है सभ्यता पाश्चात्य सभ्यता विज्ञान तंत्र प्रधान है। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट, सभ्यताओं के वर्गीकरण की अप्राकृतिकता। टॉयनबी का उपयुक्त सिद्धांत मनकल्पित माना गया है। बहुत से तथ्यों के संबंध में तो टॉयनबी की योजना अप्राकृतिक प्रतीत होती है। टॉयनबी ने इस बात की चेष्टा की है कि विश्व के इतिहास पर यूरोप के इतिहास को थोप दिया जाए, पर उनका यह प्रयास सफल नहीं हुआ। इस तुलनात्मक पद्धति की सामान्य आलोचना में यह कहा जाता है कि यद्यपि सभ्यताओं का तुलनात्मक अध्ययन सिद्धांत में तो संभव है, परंतु सामग्री की असाध्यता के कारण यह व्यवहार में संभव नहीं है, असंभव है माना जाता है। टॉयनबी यहाँ पर अपनी स्थिति स्पष्ट करने के लिए अरस्तु द्वारा बताई गई मानव जीवन की घटनाओं और अपने विचार बिंदुओं को समझने की 3 पद्धतियाँ हैं। पहला है तथ्यों का सुनिश्चितीकरण और उनका संग्रह, दूसरा तथ्यों के तुलनात्मक अध्ययन द्वारा कुछ सामान्य नियमों की व्याख्या और तीसरा है कल्पना के रूप में तथ्यों की कलात्मक पुनर्रचना। अरस्तु का वर्गीकरण सामान्यतः वैध माना गया है, तथापि यह उल्लेखनीय है कि तथ्यों का सुनिश्चितीकरण और संग्रह उसी स्थिति में किया जा सकता है जबकि संख्या में काफ़ी कम हो। नियमों का निर्धारण उसी स्थिति में संभव है जबकि तथ्य इतने बहुसंख्यक हो कि जब कल्पना ही एकमात्र तकनीकी हो। प्रोफेसर टॉयनबी का यह मानना है कि अब तक सभ्यताओं के अध्ययन में तथ्यों की खोज से संबंधित तकनीकी का अत्यधिक प्रयोग हुआ है। थर्ड पॉइंट है सभ्यताओं की उत्पत्ति और विकास। टॉयनबी की सभ्यताओं की परिभाषा धुंधली है, फिर भी टॉयनबी का यह कहना है कि सभ्यताओं की उत्पत्ति का कारण कोई एक नहीं बल्कि अनेक है। यह अपने आप में कोई अस्तित्व नहीं, एक संबंध है। उदाहरण, जिस प्रकार सृष्टि 2 अलौकिक व्यक्तियों के मिलन उनकी अंतःक्रियाओं का परिणाम है, उसी प्रकार हर बार यह चेतना योजना एक पूर्ण भिन्न राज्य के रूप में फलीभूत होती है, अर्थात कई तत्वों के परस्पर मिलन से सभ्यताओं का विकास संभव होता है। सभ्यताओं के विकास के संबंध में टॉयनबी का मानना है कि किसी चुनौती की प्रक्रिया के फलस्वरूप समाज स्थिरता और जड़ता छोड़कर प्रगतिशील और चैतन्य की प्रवृत्ति ग्रहण करता है, परंतु अनेक स्थानों पर टॉयनबी का यह नियम लागू नहीं होता। उदाहरण, जिन परिस्थितियों में सुमेर और मिस्र की सभ्यताएं उत्पन्न हुई थी, उनमें अन्यत्र किसी सभ्यता का जन्म नहीं हुआ। वस्तुतः यहाँ पर टॉयनबी ने अपनी सीमाओं को स्वीकार करते हुए ए स्टडी ऑफ हिस्ट्री में लिखा है कि कोई ऐसा अज्ञात तत्व इतिहास में काम करता है जो योद्धाओं और अभिनेताओं के ज्ञान के बाहर होता है। यह तत्व कार्यकर्ताओं पर परीक्षा की प्रतिक्रिया है। यह मनोवैज्ञानिक स्थिति नापतोल के योग्य नहीं होती है। अतः वैज्ञानिक दृष्टि से पहली नहीं बताई जा सकती। टॉयनबी स्वयं यह मानते हैं कि
सभ्यताओं का उद्गम और विकास की प्रक्रिया रहस्यमयी है। नेक्स्ट, फोर्थ पॉइंट, सृजनात्मक व्यक्तित्व और वर्ग। टॉयनबी के मतानुसार कठोर दुर्गम भूमि, नए देश, आघात, दबाव और ठंड की यातना से मनुष्य में चुनौतियों की प्रतिक्रिया की शक्ति उत्पन्न होती है। टॉयनबी ने ए स्टडी ऑफ हिस्ट्री में लिखा है कि इन चुनौतियों के इस प्रकार क्रमशः सफल उत्तर देने की प्रवृत्ति का नाम विकास है। इन चुनौतियों का उत्तर देने के लिए मनुष्य को अपने अंदर एक आंतरिक संतुलन पैदा करना पड़ता है। सभ्यता का विकास सृजनात्मक व्यक्तियों और वर्गों का कार्य है जो जनता के सामान्य स्तरों पर अपनी प्रतिभा के आकर्षण द्वारा अपनी ओर खींच लेते हैं। ये सृजनात्मक व्यक्तित्व और वर्ग निर्गम और प्रत्यागमन की प्रक्रिया द्वारा काम करते हैं। ये कुछ समय के लिए संसार से अलग हो जाते हैं तथा शक्ति का संचय कर पुनः संसार में आकर अपूर्व वेग से सर्जन कार्य में संलग्न हो जाते हैं। टॉयनबी ने उदाहरण दिया है, यह प्रक्रिया महावीर बुद्ध जैसे महात्माओं पर लागू होती है, किंतु डाइजिस, दांते, मैकावली पर लागू नहीं होती, क्योंकि उनका निर्गम उनकी इच्छा के अनुकूल था और उनका इन्हें खेद भी रहा है। टॉयनबी के सृजनात्मक व्यक्तित्व के सिद्धांत में इतिहास के सामाजिक आधार की अवहेलना की गई है, जिसको व्यक्त करते हुए मॉरिस आर कोहन ने द मीनिंग ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री में लिखा है, महापुरुष महान सामाजिक शक्तियों के संगम बिंदु होते हैं। नेक्स्ट, फिफ्थ पॉइंट, सभ्यता का ह्रास या विघटन। टॉयनबी के मतानुसार सृजनात्मक व्यक्तियों की प्रतिभा जब जनता को आकृष्ट करने में असफल होती है तो उसी समय सभ्यता का विकास रुक जाता है। जब व्यक्तियों और वर्गों की सर्जन शक्ति क्षीण हो जाती है तो जनता उनसे अपना सहयोग हटा लेती है और समाज को एकता लुप्त हो जाती है। अतः आरंभ से ही सभ्यता के विकास में ह्रास की प्रक्रिया प्रच्छन्न होती है। टॉयनबी के शब्दों में ए स्टडी ऑफ हिस्ट्री विकासशील सभ्यता के क्रम एक संकटपूर्ण प्रक्रिया है। यह संकट निरंतर गंभीर है क्योंकि उस पथ की वास्तविक प्रकृति में सन्निहित है जिस पर प्रत्येक सभ्यता चलती है। इस प्रकार प्रत्येक सभ्यता क्षीण और नष्ट होने के लिए है और करीब 800 वर्ष के ह्रास और पतन के जीवन के उपरांत निश्चित रूप से अतीत के अंधकार में विलीन हो जाती है। टॉयनबी का सृजनात्मक व्यक्तियों का सिद्धांत उन्हें अटल नियतिवाद की ओर ले जाता है, यद्यपि वे इससे बचने की भागीरथी कोशिश करते हैं। नेक्स्ट, छठा है संगठन और विघटन। विकास और अवस्था के बाद जो ह्रास और पतन की अवस्था के मुकाबले बहुत छोटी है और अत्यंत अस्थायी तथा परिवर्तनशील होती है, वहाँ से सभ्यता का श्रेय शुरू हो जाता है। इस ह्रास और क्षय की प्रक्रिया में संगठन और विघटन का क्रम चलता रहता है। कभी सभ्यता कुछ संभलती जाती है, फिर गिरने लगती है, फिर कुछ संभल जाती है और अंत में इसकी शक्ति नष्ट हो जाती है तो गिरकर नहीं उठती। इसके बाद सभ्यता का जीवन समाप्त हो जाता है। अतः ह्रास और पतन का सामान्य क्रम इस प्रकार है: विघटन, संगठन, विघटन, संगठन और विघटन। सभ्यता के विघटन के संबंध में एक सामान्य धारणा यह रही है कि सभ्यताओं के उत्थान और पतन का मार्ग चक्रात्मक है, अर्थात सभ्यता का उत्थान हुआ है तो विघटन और पतन निश्चित है। इस संबंध में टॉयनबी अपना मत यह है रखते हैं,
उनके मतानुसार सभ्यताओं का विघटन नियम बाधित नहीं है और न ही स्पेंगलर के सिद्धांत अनुसार प्राचीन सभ्यताओं के पतन के आधार पर भावी सभ्यताओं की कुंडली बनाई जा सकती है। वस्तुतः सभ्यता के विघटन का आत्मसात है जब व्यक्तियों या अल्पसंख्यकों की क्रियात्मक शक्ति का ह्रास होता है, तब सभ्यता का विघटन होता है।